नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। रुक करते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, आवाम की खबर उत्तर प्रदेश सबसे पहले सबसे तेज देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपका अपना स्वतंत्र पत्रकार अमित कुमार। आज हम बात करेंगे बिजली कर्मचारियों की। आखिरकार बिजली कर्मचारी हमारे लिए मेहनत करते हैं, परेशान रहते हैं, और जब उनके साथ अनकिंचन घटनाएं घट जाती हैं तो उसको लेकर कौन सी संस्था किस तरीके से काम करती है। हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता बिजली कर्मचारी संघ के हैं और उनसे बातचीत करेंगे, उनका परिचय जानेंगे और आज जानेंगे कि किस तरीके से ये लोग जो है बिजली कर्मचारियों के जो कर्मचारी होते हैं जिनके साथ घटनाएं घट जाती हैं उन्हें कैसे न्याय दिला पाते हैं और क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले सर, आपका आवाम की खबर उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपको। जी, मैं हेमंत नंदन ओझा हूँ जी, और उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ ईटक से जुड़ा हूँ। जी, जो बात आपने कही कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो असल में आज के समय में आउटसोर्सिंग के अंदर ही विद्युत लाइनों पर काम करने वाले कर्मचारी काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से बिजली में काम करते हुए कर्मचारी दुर्घटित होते हैं, लेकिन दुर्घटनाओं के बाद उनसे कंपनी, विभाग, अधिकारी सब मुंह मोड़ लेते हैं। जी। लगातार ये देखा जाता है कि लाशें घर पर पड़ी रहती है, परिवार परेशान रहता है, बिजली विभाग का एक भी अधिकारी सांत्वना देने परिवार के पास तक नहीं पहुंचता है। जी बिल्कुल, आप सही कह पा रहे हैं कि नहीं पहुंचता है। और हमारी तकलीफ यह है कि किसी भी जो ईएसआई के पैसे नहीं जमा हुए, ईपीएफ के पैसे नहीं जमा हुए, कर्मचारी उसका कोई लाभ नहीं पा रहे हैं। उनकी अपंगता हो गई, दोनों हाथ कट गए, एक हाथ एक पैर कट गया, 100% अपंग हैं, 100% लोग अपंग हैं। खुद का जीवन दुरूह हो गया है, एक एक पाई के लिए मोहताज हैं, लेकिन न उनको फंड मिल रहा है, न पेंशन मिल रही है, न बीमे का पैसा मिल रहा है, न कंपनसेशन मिल रहा है। कोई उनकी तरफ देखने वाला नहीं है। ये बहुत दुखद स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर है। ये सब मुंह मोड़ लेते हैं। केवल कहीं कहीं संगठन जहाँ पर एक्टिव हैं, हम जैसे लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ लड़ कर के कुछ हासिल कर पा रहे हैं। कुछ उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को एक बहुत छोटी रकम जो ईपीएफ से पेंशन के रूप में मिल पाती है, वो मिल पाती है। हम कंपनसेशन एक्ट के तहत उनका केस लड़ करके निकाल करके ले आते हैं, तो जिलाधिकारी के स्तर पर उसकी वसूली नहीं की जाती। उसके लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ता है, उच्च न्यायालय में जाना पड़ता है। वहाँ से जब तो ये बहुत बड़ी मुश्किलात है। कानून के हिसाब से, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के हिसाब से 3 महीने के अंदर एक प्रतिकर का मामला निस्तारित हो जाना चाहिए, लेकिन यह भी दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर जगहों पे 4-4, 5-5 साल से ये प्रकरण पड़े हुए हैं। और ये बहुत अल्प वेतन भोगी कर्मचारी, आज की तारीख में अगर किसी को रोजगार चाहिए तो वह लाइनमैन नहीं बनना चाहता है। लाइनमैन बहुत मजबूरी में आदमी बनता है, जो समाज का सबसे कमजोर तबका है, जिसके पास खाने को सामान्य रूप से कुछ उपलब्ध नहीं होगा, वही जान की बाजी लगा करके बिजली का काम करता है जी। और उसकी यह हालत हो जाती है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। और बहुत मुश्किल की बात यह है कि इसी आउटसोर्सिंग में एक दूसरी आउटसोर्स एजेंसी आई है भूतपूर्व सैनिक संगठन की। ऑपरेशन में हम ऑपरेशन का काम करेंगे तो हमको मिलेगी सैलरी 9,000 रुपये। वही ऑपरेशन का कार्य भूतपूर्व सैनिक संगठन के लोग करेंगे तो उनको मिलेगा 35,000 रुपये, 30,000 रुपये। तो संविदा में भी एक जो ये अन्यायपूर्ण अंतर है। आप रेगुलर के बराबर हमको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, वाजिब मजदूरी देते, लेकिन संविदा के अंदर भी संविदा आप कर रहे हैं, उसमें भी इतना भारी अंतर है। इसी को लेकर के पिछले दिनों मार्च में आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में पूरे प्रदेश के अंदर जो संविदा कर्मचारी भागीदार हुए थे, उसमें 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल थी। 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल में एक दिन पहले ही माननीय मंत्री जी ने समझौता किया, हम लोगों से कहा कि आप अपने आंदोलन को वापस लीजिए। हम लोगों ने आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन पीछे से वार किया गया हम लोगों के ऊपर। और पूरे प्रदेश के अंदर तमाम जिलों में
लोगों की न केवल 2 दिन की सैलरी काटी गई है, बल्कि हजारों हजार संविदा कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें कोई चिट्ठी नहीं दी गई, नोटिस नहीं दी गई, सूचना नहीं दी गई, काम लिया जाता रहा 2-2, 3-3, 4-4 महीने। मार्च के बाद, 17 मार्च के बाद भी वो काम करते रहे। ये हुए घोटालों की बात छोड़ दीजिए, अब तो बहुत संकटपूर्ण परिस्थितियां कर्मचारियों के सामने है और सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का खड़ा है। आखिरकार फिर ये जो आपका संगठन है ये कैसे न्याय दिला पाएगा उन बिजली कर्मचारियों को जो कड़ी मेहनत करते हैं, धूप नहीं देखते हैं, रात नहीं देखते हैं और कहीं ना कहीं उसी के कारण एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि बिजली है, दुर्घटनाएं होंगी, उसको कमतर करने का प्रयास होना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा सामग्री होनी चाहिए। कोई सुरक्षा सामग्री जो मानक है उसके हिसाब से उपलब्ध नहीं है, तो एक बहुत बड़ी संकट यह है हमारे सामने। दूसरा यह है कि कर्मचारी जो काम करने वाले हैं, स्किल्ड है, उनकी संख्या बहुत कम है आवश्यकता के अनुसार। और एक कर्मचारी पहले पावर हाउस पे लिख के शटडाउन लेगा, फिर काम करेगा, फिर वापस आएगा, फिर शटडाउन वापस करेगा। यह बहुत टाइम टेकिंग प्रक्रिया है, तो व्यवहारिक रूप से इसका पालन संभव नहीं हो पा रहा है। इस पालन को कराया जाना चाहिए, स्किल्ड कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और उस सुरक्षा सामग्री का इंतजाम किया जाना चाहिए। इनकी जो मशीनें हैं एक दूसरे के ऊपर जो लाइनों की क्रॉसिंग है उसको बंद करना चाहिए, जर्जर फीडरों को ठीक करें। ये सब करने पर दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। अब जो दुर्घटित कर्मचारी हैं उनके प्रति जो न्यायपूर्ण भाव है वह विभाग को भी रखना पड़ेगा। जहाँ तक हमारे संगठन का सवाल है, हम हर स्तर पर रहे हैं, EPF ESI में भी लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि देर से मिला न्याय नहीं है। हमको वर्षों लग जाता है उसकी राहत दिलाने में, लंबा समय लग जाता है, जबकि ये महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। जी, आखिरकार उन विद्युत कार्मिकों को न्याय क्यों लेट हो पाता है? क्यों सरकार जो है, किस तरीके से सरकार जो है विद्युत कर्मियों को देखती है और इस सब को लेकर आपका संगठन कैसे सरकार को जवाब देगा और आखिरकार किस तरीके से अभी काम करेगा? सरकार को हमको जवाब नहीं देना है। हमको सर, भविष्य की क्या रणनीति है आपके संगठन की? क्या करना चाहिए? हमको सरकार को चेताना है। जी, देखिए, मुख्य बात तो यह है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, तो हम कर्मचारी अपने आप को और संगठित करें और कैसे अपनी संगठन शक्ति को मजबूत करें। मुख्य रूप से जब सरकार लोकतांत्रिक रवैये को ही नहीं मानने के लिए तैयार है, तो ऐसे समय में किसी को भी काम करना एक मुश्किल प्रक्रिया है। हम लोग लोकतंत्र में यकीन करने वाले लोग हैं। श्रम कानून, श्रम विभाग जिसके पालन कराने की जिसकी जिम्मेदारी है, वह भी उन्हीं के अधीन काम करने वाले लोग हैं। तो एक बहुत बड़ा मुश्किल, निश्चित रूप से संकटपूर्ण परिस्थितियां हम लोगों के सामने खड़ी हैं पूरे प्रदेश के अंदर, न केवल बिजली कर्मियों के लिए बल्कि सबके लिए। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि कोई कर्मचारी संगठन किसी भी विभाग के अंदर और किसी भी निगम और किसी भी सरकार के अधीन कार्यरत किसी संस्थान के अंदर नहीं रहे। वो जैसा चाहें वैसा करें, जिसको जब चाहें हायर करें और जब चाहें फायर करें, माने जब जिसको चाहें रख लें, जब जिसको चाहें निकाल दें। इस तरह की नीति के ऊपर जब सरकार चल रही है तो निश्चित रूप से एक भारी संकट हमारे सामने है। लेकिन इस चुनौती के अंदर हम आम जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ एक बातचीत, एक संवाद कायम कर रहे हैं, ताकि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक माहौल खड़ा कर पाने की स्थिति बन पाए। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम विद्युत कर्मियों की बातचीत करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए आवाम की खबर उत्तर प्रदेश, सबसे पहले सबसे तेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरामैन विजय साथ में अमित कुमार, तब तक के लिए नमस्कार।